future, our priority. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोलोमन एजुकेशनल हब। और बेटा, आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और आई होप कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे हम लोग भी अपने चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं और आप कंटिन्यूअसली जो प्रीवियस लेक्चर्स जो हम शूट कर चुके हैं बेटा, उनको भी आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आज ही जुड़ गए और बस आज वाले लेक्चर देख लिए काम ख़त्म, ऐसा नहीं करना है। प्रीवियस लेक्चर्स को देखना है, मैम की बात माननी है। ओके, बार बार चीज़ों को देखना है बेटा, बार बार एनसीईआरटी को पढ़ना है, तब जाकर के आप बिल्कुल प्रोसेस्ड हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे अपनी प्रिपरेशन में फॉर द नीट। बिकॉज बेटा, जिस एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी एग्ज़ाम नहीं है, एक बहुत ही प्रेस्टीज एग्ज़ाम ये है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत ये एग्ज़ाम मांगता है आप लोगों से। चलिए बेटा, तो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है बेटा। हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, साथ ही साथ हमने रामदेव मिश्रा, अर्नेस्ट हैकल, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे इकोलॉजिस्ट के बारे में जान लिया, है ना। अब हम लोग वन बाय वन करके सारे एबायोटिक फैक्टर्स को हमने समझ लिया है। भाई, टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर की वजह से क्यों एक ऑर्गेनिज्म अफेक्ट होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। हमने आर्कटिक रीजन क्या होता है, अल्पाइन रीजन क्या होता है, यूरीथर्मल क्या होता है, स्टेनोथर्मल क्या होता है, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये सारे फैक्टर हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद बेटा, वाटर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आ रही थी, चाहे वो ऑस्मो रेगुलेशन को लेकर हो, चाहे वो पीएच को मेंटेन करने के लिए हो बेटा, और साथ ही साथ सलाइनिटी की भी बात हमने की थी कि कितना पीपीटी पार्ट्स पर 1000 जो सलाइनिटी है इनलैंड में कितना होता है, सी के अंदर कितना होता है और हाइपर सलाइन लगून के अंदर कितना होता है। उसके बाद भाई हमने लाइट के बारे में पढ़ा था कि क्या होती है फोटो सेंसिटिव जोन, फोटिक जोन, एफोटिक जोन हमने देखा था। साथ ही साथ बेटा फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट्स, वर्नलाइजेशन प्रोसेस को हमने देखा। उसके बाद हमने सारे इडेफिक फैक्टर, विदरिंग प्रोसेस को देखा, राइट। तो अब हम इसी लेक्चर्स में आगे बढ़ रहे हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा न्यू टॉपिक, रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर। बच्चा पार्टी ध्यान से इसको क्लीन कर देते हैं, रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर। चलिए, रेडी हैं सब लोग? चलिए बेटा, हैविंग रियलाइज्ड दैट द एबायोटिक कंडीशंस ऑफ मेनी हैबिटाट्स। बच्चा पार्टी, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने जब बहुत सारे एबायोटिक कंडीशंस को देखा तो वो विद टाइम चीज़ें चेंज होने लगी। विद टाइम चीज़ें क्या होती हैं बेटा, चेंज होती हैं। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं बेटा कि टाइम के साथ साथ हमारे यहाँ पर कुछ ऑप्टिमम कंडीशंस भी हैं और कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशंस भी हैं। बेटा, वी नो आस्क हाउ डू द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच हैबिटाट्स कोप और मैनेज विद स्ट्रेसफुल कंडीशन। बेटा, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म इतनी स्ट्रेसफुल कंडीशन को झेलता कैसे है, वो ऐसा क्या करता है। भाई, हमें पता है कि हमें तो ठंड लग रही है, अब हमें ठंड लग रही है तो हम तो मोटे मोटे फर वाले कपड़े पहन लेंगे, बट नेचर के अंदर वो क्या क्या एडेप्टेशंस हैं बेटा जो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है, वो कौन कौन सी एडेप्टेशन है और वो क्यों करता है, ये चीज़ें हमें पढ़नी समझनी पड़ेगी। चलिए, बट बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन वी शुड परहैप्स आस्क फर्स्ट व्हाई अ हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शुड बॉदर ऑर्गेनिज्म आफ्टर ऑल। बेटा, ये जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है, देखो एनसीईआरटी इसको क्या बोल रही है, वेरिएबल। आपको पता है हमारे यहाँ पे कितने सीजन होते हैं, है ना भाई, कभी स्प्रिंग आता है, कभी विंटर आता है, कभी समर आता है। तो एक्सटर्नल कंडीशन की वेरिएबिलिटी हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में कि भाई एक्सिस जो है वो टिल्ट है अर्थ का, और उसी वजह से सनलाइट जो है कभी ज़्यादा पड़ती है अर्थ पे, कभी कम पड़ती है।
जब ज़्यादा पड़ती है बेटा उस सीज़न को हम समर कहते हैं, और जब कम पड़ती है उसको हम विंटर कहते हैं। इतनी चीज़ तो आपको क्लियर थी। तो अलग अलग एक्सटर्नल कंडीशंस के दौरान बेटा हमें अलग अलग एडेप्टेशंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। जो बाहरी जीवन है, अगर उससे हमें अपना मेल मिलाप, अपना एक ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन को बैठाना है, तो हमें कुछ एडेप्टेशंस को परफॉर्म करना पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। बेटा, one would expect that during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal environment that permits all biochemical reactions and physiological functions। बेटा एक क्वेश्चन आएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बहुत सालों के बाद बहुत सारी स्पीशीज़ ने इवॉल्व किया रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट जो परमिट करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस को और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को, जो कि अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करे। भाई सिंपल सा एग्जैक्ट क्या कहना चाहता है ये एनसीईआरटी? ये एनसीईआरटी हमें ये बताना चाह रही है कि मैम मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं हमें अपनी बॉडी का एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इतना ज़्यादा समय लगा, और बेटा वो वही टेम्परेचर है जिस पर आपका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट सबसे ज़्यादा होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा होती है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, बायोकेमिकल फंक्शंस को उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। आप समझ रहे हो बेटा? अगर एग्जामिनर पूछे कि बताओ वो कौन सा टेम्परेचर है, वेरिएबल लिखूं या कांस्टेंट लिखूं, जिस पे आपकी बॉडी का सारी की सारी फिजियोकेमिकल फंक्शंस, बायोकेमिकल फंक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म की जा रही है, ऐसे टेम्परेचर को आप कांस्टेंट टेम्परेचर रखोगे या वेरिएबल टेम्परेचर रखोगे? आप बताओ बेटा, आंसर करिए मैम को। वेरी गुड, जानवी ने आंसर दिया है कि मैम ऐसा टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। हाँ भाई सही बात है बेटा, इतने करोड़ों एंजाइम्स हैं, हर एंजाइम का अगर अलग अलग टेम्परेचर हम प्रोवाइड करने लगे ऐसे तो हमारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं बेटा। Thus enhance the overall fitness of the species। बेटा ओवरऑल अगर हम पूरी तरीके से बात करें तो एक स्पीशी जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिट है। फिटनेस का मतलब यहाँ पर है कि जिस टेम्परेचर पर वो अपनी मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करेगी उसी टेम्परेचर पर वो फिट होती है बेटा, और उस पर वो मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करती है। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल कुड बी इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। बेटा क्या बात की जा रही है? बात की जा रही है ऑप्टिमल टेम्परेचर की और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन की। ये देखिए ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स और भाई ऑप्टिमल टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर कैसा टेम्परेचर बोला गया? अगर 310 केल्विन मेरी बॉडी का टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर मेरी बॉडी बहुत अच्छा काम करती है। आपको पता है बेटा जैसे ही मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा या 101 डिग्री हो जाएगा, क्या मैं काम कर पाऊँगी? बेटा बिस्तर में लेट जाऊँगी। आप समझ रहे हो? बिस्तर पे लेटना पड़ेगा, मुझे रेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे फीवर है। फिर डॉक्टर्स क्या करेंगे? एंटीबायोटिक्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं उसी बॉडी टेम्परेचर को फिर से मेंटेन करने के लिए, है ना। तो ये चीज़, शरीर का ठंडा पड़ना भी गलत होता है, शरीर का बहुत गर्म पड़ना भी गलत होता है। सारे एंजाइम एक पर्टिकुलर फंक्शन पे काम करेंगे। साथ ही साथ बेटा बॉडी के अंदर अगर वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई है तो भी बेटा हमें डिहाइड्रेशन से जूझना पड़ेगा, है ना। हमारे एंजाइम्स क्या होंगे? प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल क्या बात की जा रही है कि हमारी बॉडी बेटा क्या कर सकती है? ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करती है, बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करती है, राइट। अगर ऐसा होता है कि कभी कभी डेफिशिएंसी हो गई है तो हमें साइन सिंबल दिखने लग जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम मैनेज चीज़ों को करते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं बेटा इसी कैपेसिटी को या इसी कंडीशन को या फिर हम कह सकते हैं बेटा स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म को हम क्या कह रहे हैं, होम्योस्टैसिस कह रहे हैं। बेटा होम्योस्टैटिक फिनोमेना एक बहुत ही डेवलप्ड फिनोमेना है जो हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद मिली है। ऐसा नहीं है कि होम्योस्टैसिस हमारे पास पहले से ही था, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हमें इवोल्यूशन जब हमारा हुआ, आज ह्यूमन स्पीशी जो है, होमोसेपियन जो है बेटा पूरी अर्थ पर फैले हुए हैं भाई, चाहे वो डेजर्ट में चले जाए, चाहे वो आर्कटिक टुंड्रा पे चले जाए, चाहे वो किसी अल्पाइन एरिया में चले जाए या वो नॉर्दर्न बेटा पोलर एरिया में चले जाए, हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं डिस्पाइट ऑफ वेरिंग एक्सटर्नल कंडीशंस। एक्सटर्नल कंडीशन चाहे गर्म हो चाहे ठंडी हो, हमारी बॉडी हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करती है, एक बॉडी फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करती है, क्योंकि बेटा उसी टेम्परेचर पर, उसी कॉन्सेंट्रेशन पर हम मैक्सिमम एफिशिएंसी शो कर सकते हैं। अदरवाइज हम बीमार पड़ जाते हैं, कुछ दिनों का रेस्ट लेते हैं। तो बेटा होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म समझ में आया, हाँ या ना बोलो। बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनेगा कि आज होमोसेपियंस इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है, जस्ट बिकॉज वो कन्फर्मर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं या पार्शियल रेगुलेटर्स हैं। वेरी गुड बेटा, जस्ट बिकॉज होमोसेपियंस जो हैं वो अपनी कंडीशंस को, चाहे वो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन हो, टेम्परेचर हो, रेगुलेट करते हैं, नियमित करते हैं बेटा। दैट्स वाई हम कहते हैं कि रेगुलेटर्स जो हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल है एज कंपेयर टू कन्फर्मर्स। अभी कन्फर्मर्स के बारे में भी देखेंगे क्या होता है कन्फर्मर्स। चलिए आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। आई होप यहाँ तक बेटा एक एक लाइन हम पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ को समझ रहे हैं बेटा। इसी तरीके से हमें सारी पूरी बुक हमें अच्छे से पढ़नी है, एक भी भैया हम वर्ड नहीं छोड़ेंगे बेटा। एनसीईआरटी का एक वर्ड हम नहीं छोड़ेंगे, साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी मैम कराती हैं आपको। चलिए लेट अस टेक एन एनालॉजी टू क्लैरिफाई दिस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। Suppose a person is able to perform his/her best when the temperature is 25 degrees Celsius and wishes to maintain it so, even when it is scorching hot or freezingly cold. बेटा आपको मैम जो बता रही है वही चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो रही है। एक एनालॉजी को ज्यूम करिए कि भाई एक इंसान का जो तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस है और उसी पर वो काम करता है बहुत अच्छा। काम इन द सेंस वो पूरी तरीके से एक्टिव है, बीमार नहीं है, उसे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। नाउ ही और शी इज़ परफॉर्मिंग हिज और हर वर्क वेरी वेल। बट आप उसको राजस्थान में ले जाओ, बहुत गर्मी है वहाँ पर, अभी भी उसकी बॉडी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहेगा। तो अब भी वो क्या कर रहा है, उसी टेम्परेचर पर अपने वर्क को वर्क का अपना आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब है बेटा चाहे बाहर स्कॉचिंग डेजर्ट हो या कोई पोलर एरिया हो, अगर हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं तो क्या होता है, हम अपनी सारी की सारी आउटपुट कंडीशन को होम्योस्टैट करके बेटा मैक्सिमम एफिशिएंसी को शो कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा कि when it is scorching hot or freezing cold outside, it could be achieved at home or traveling in workplace by using air conditioner. बेटा देखो ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आपको क्या समझाने की कोशिश हो रही है, सपोज करिए बेटा बाहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में आपको क्या होगा, पसीने आएंगे। भाई अंदर तो एसी लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आप बाहर स्टेप आउट करते हैं तो क्या होगा, आपको स्वेटिंग होने लगेगी। और बेटा जब स्वेटिंग होती है तो क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है ना। अब क्या होगा बेटा, बाहर सोचो एक मजदूर है बेटा, फार्मर्स आपने देखा है कितनी गर्मी में कितनी मेहनत में काम करते हैं बेटा। तो फार्मर्स को क्या गर्मी नहीं लगती, फार्मर्स को क्या बेटा अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करना है, नहीं मैम उनको भी करना है। कैसे करेंगे, स्वेटिंग करके करेंगे।
कूलिंग इफेक्ट आपको वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी ने एक एडेप्टेशन को परफॉर्म किया है। जब एक्सेस ऑफ हीट होती है बेटा तो हमारी बॉडी में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। और ये स्वेटिंग अच्छी भी है बेटा बॉडी के लिए, इसीलिए एक्सरसाइज की जाती है ताकि अंदर का जो वेस्ट है बेटा वो स्किन के थ्रू या स्वेट के थ्रू बाहर निकल सके। उसी तरीके से बेटा जैसे बहुत ठंड होती है, अब अंदर हीटर्स लगे हैं, हीटर्स चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाओगे आपको बहुत ठंड लगेगी, तो आपकी बॉडी क्या करने लग जाती है, शिवर करने लग जाती है। अब भाई हर कोई तो एसी और बेटा हीटर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, अपनी नेचुरल कंडीशन को जो बॉडी में उसको मिली है उन्हीं को तो परफॉर्म करेगा ना भाई। जब सर्दी होगी तो कपकपी उसको होगी, शिवरिंग होगी, और भाई जब गर्मी होगी तो स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग होगी तो कूलिंग इफेक्ट होगा, और बेटा शिवरिंग होगी तो हीट जनरेट होगी। मतलब बॉडी टेम्परेचर को होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म को परफॉर्म किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। बताओ बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? आई होप बेटा ये वेरी गुड होना चाहिए। तो हमने देखा कि भाई आर्टिफिशियल मीन्स से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। बेटा यहाँ पर जो सब हेडिंग लिखी हुई है वो लिखी है रेगुलेट। क्या होता है बेटा रेगुलेशन में? रेगुलेशन को हिंदी में कहते हैं नियामक या नियमित। जैसे होता है ना, पहले रेगुलेटिंग एक्ट्स बनाए जाते थे तो नियामक कानून बनाए जाते थे, जो मतलब कुछ उसका टाइम पीरियड होता था और वो अपडेट होते चले जाते थे। तो इसी तरीके से रेगुलेट होता है बेटा। Some organisms are able to maintain homeostasis by physiological, बेटा क्वेश्चन था physiological, कभी कभी behavioral and means which ensures constant body temperature, constant osmotic concentration। बेटा कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी को तो भैया क्योंकि हम होम्योस्टैटिक को परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी चाहे कोई बिहेवियरल एडेप्टेशन करे, कोई हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन करे, बस हमारी बॉडी का कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। बिकॉज हम लोग बेटा रेगुलेटर्स हैं, और जो रेगुलेटर्स होते हैं वो एक ही बॉडी टेम्परेचर पर रेगुलेट करते हैं, चाहे उनको कैसी भी एडेप्टेशंस को परफॉर्म करना पड़े। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड अ वेरी लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज आर इंडीड कैपेबल ऑफ सच रेगुलेशन। बेटा ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये वाली इसको ना बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, बहुत अच्छे से। सारे के सारे बर्ड्स, सारे के सारे मैमल्स, ठीक है, ऑल बर्ड्स है बेटा, मैमल्स हैं, यहां पर लिखा हुआ है कुछ छोटे छोटे लोअर वर्टिब्रेट्स और बेटा कुछ एंड इनवर्टिब्रेट स्पीशीज, ये चारों की चारों इनवर्टिब्रेट स्पीशीज बेटा क्या करेंगी, रेगुलेशन करेंगी, चाहे वो टेम्परेचर के लिए थर्मो रेगुलेशन हो या फिर क्या करेगी, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करने की बात हो या टेम्परेचर को रेगुलेट करने की बात हो। बेटा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या रेगुलेट कर रहे हो आप। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, हम तो भैया टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं, हम तो जी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट कर रहे हैं। तो थर्मो रेगुलेशन हो, ऑस्मोटिक रेगुलेशन हो, बेटा आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। और कौन कौन करता है ये बेटा, बर्ड्स करती हैं, मैमल्स करते हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स करते हैं, और ऑल इनवर्टिब्रेट या कुछ इनवर्टिब्रेट स्पीशीज करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। Evolutionary biologists believe that the success of mammal is largely due to their ability to maintain a constant body temperature whether they live in Antarctica or in Sahara Desert। बेटा क्वेश्चन बना है नीट में, क्वेश्चन भाई सिंपल क्या बना है कि ये जो बायोलॉजिस्ट हैं इनका मानना क्या है
कि आज की दुनिया में अगर हम देखें तो जो मैमल्स हैं उनकी संख्या बेटा लगातार बढ़ रही है। चाहे आप अपनी बात कर लो ना, आप देखो कितना फ्लोरिशिंग है होमोसेपियन। बेटा अंटार्कटिका में भी रहता है, हालांकि वहाँ पर कोई पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन कुछ लोग वहाँ रहते हैं। रिसर्च सेंटर दक्षिणी मैत्री बना हुआ है इंडिया का बेटा। लेकिन आप खुद सोचिए कि जो ये मैमल्स हैं ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हैं भाई, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? तो इन्होंने बेटा रेगुलेशन किया है, चाहे वो टेम्परेचर के रेस्पेक्टिव थर्मो रेगुलेशन हो, चाहे वो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्टिव ऑस्मो रेगुलेशन हो बेटा। और इसी रेगुलेशन के दौरान बेटा, क्योंकि आप सपोज करो बाहर का टेम्परेचर माइनस में चला गया और हम होते कन्फर्मर्स, है ना, तो अभी तो हम लोग रेगुलेटर है, चाहे कितना भी कनाडा हो, कहीं भी हम चले जाएं, अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। और बेटा यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से आज जो ह्यूमंस हैं या जो दूसरे मैमल्स हैं बेटा, जो होम्योस्टैट करते हैं, वो इतने सक्सेसफुल होते हैं। बेटा क्वेश्चन आ गया अगर कि वाई रेगुलेटर्स आर मोर सक्सेसफुल, या फिर आपसे सिंपल पूछ लिया कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट क्यों मानते हैं सक्सेस ऑफ मैमल्स, क्यों कहते हैं? बेटा उनकी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की रेगुलेटिंग पावर को देखते उन्होंने ये चीज़ बोली है। आगे चलो, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? बेटा किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? अभी तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। द mechanism used by most mammals to regulate their body temperature are similar to the ones that we human use. We maintain a constant body temperature of 37 degrees Celsius in summer. When outside temperature is more than our body temperature, we sweat profusely or the resulting evaporation cooling. बेटा सिंपल से जो मैम ने अभी आपको समझाया है, चाहे कोई दूसरे मैमल हो बेटा, या फिर बेटा कोई दूसरे मैमल हो, या बेटा बर्ड्स हो, या बेटा होमोसेपियंस हो, बच्चे ये क्या कर रहे हैं भाई? जब सर्दी आएगी तो क्या करेंगे? स्वेटिंग करेंगे। स्वेटिंग करेंगे तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होता है बेटा तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली बेटा आप ये समझेंगे कि जब आपको ठंड लगेगी तो आप शिवर करोगे, है ना, आप थोड़ा सा एक हीट एनर्जेटिक प्रोसेस को क्रिएट कर रहे हो तो हीट तो क्रिएट होगी, हीट से क्या बनेगी बेटा? गर्माहट बनी रहेगी, है ना। तो यही दूसरे मैमल्स करते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चला है हमारे बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है बेटा, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। समर में क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। Plants, on the other hand, do not have such mechanism to maintain internal temperature. बेटा प्लांट्स के पास ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, है ना। एक इवेपोट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स में, आपको पता है बेटा, जितना आप पानी डालते हो उसका 1% रेशियो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है, बाकी जो सारा है वो ट्रांसपिरेशन में यूज़ होता है, जिससे प्लांट्स में क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट आता है। लेकिन बाकी कोई ऐसा इंटरनल होम्योस्टैट मैकेनिज्म वहाँ पर नहीं है मेरे बच्चों, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो होम्योस्टैट कर सके, रेगुलेशंस कर सके। बट ये